स्टूडेंट थर्ड सेमिस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक डिविडेंड पॉलिसी। मैं बोलना चाहूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम। एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट जो पैसे को मैनेज करना सिखाता है, पैसे से पैसा बनाना सिखाता है। पैसा कमाना नॉट अ बिग डील, कोई भी प्रैक्टिस करेगा, थोड़ी दिन मेहनत करेगा और डेडिकेशन रखेगा तो पैसा बनना शुरू हो जाएगा। उस पैसे को स्टेबल रखना एक बिग डील है कि वो उतना ही पैसा हमेशा आता रहे और उस पर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी हो। तो उसके लिए आपको हमेशा कुछ नया करना होगा। कुछ नया जब तक नहीं करेंगे, हमने सुना है बिजनेस ऐसे चलता है। ऐसा क्यों चलता है बेल शेप में? क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं, कमाते हैं, कमाते कमाते हैं, यहां तक आ जाते हैं, फिर नया करना बंद कर दे। जब तक नया करते रहोगे बिजनेस यूं जाता रहेगा। जिस दिन नया काम करना बंद कर दिया उस दिन बिजनेस स्टेबल हो जाएगा और थोड़े दिन बाद आपके कॉम्पिटेटिव लोग नया करेंगे और आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आप डाउनफॉल और वो अपफॉल पे जाते रहेंगे। एक दूसरा रखना पड़ता है डेडिकेशन। डेडिकेशन डेडिकेशन यानी लगन। आपको टिक करके बैठना पड़ेगा। ये परफेक्ट एज है जिस एज में आप लोग हैं। इस टाइम पे ये नॉलेज होना कि आपको बिजनेस डेडिकेशन मांगता है, आपका बिजनेस चप्पल घिसना मांगता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शुरू में फ्री में नौकरी करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा। कितना टाइम सर? 1.5 साल कम से कम, 1.5 ईयर कम से कम बिना एक्सपेक्टेशन के काम करो और सेठ जी जितना काम कहते हैं उससे 20% एक्स्ट्रा काम करो कम से कम। आपकी जॉब टाइमिंग है 9 से 7, आप 8:30 पहुंच जाइए और 7 बजे बाद सेठ जी क्या कर रहे हैं, बैक ऑफिस में क्या हो रहा है उस पर भी अपनी नजर रखिए। धीरे धीरे आप सेठ जी के चहेते बनते चले जाएंगे और आपको अधिक जिम्मेदारियां देते जाएंगे। आपको एक टाइम पे ऐसा फील आएगा जिम्मेदारियां बढ़ रही है लेकिन रेमुनरेशन नहीं बढ़ रहा, पैसा नहीं बढ़ रहा, जिम्मेदारियां बढ़ रही है। वही आपका टेस्टिंग टाइम है कि आप उस लेवल पे कितने टाइम तक टिकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं मेरे सेठ आज मार्केट की तनख्वाह मान लीजिए 20,000 रुपए चल रही है और मेरे सेठ जी ने मुझे मात्र 5,000 रुपए की तनख्वाह पे रखा है, मेरे को केवल पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं और कुछ नहीं। टिकना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? आपको इसी सैलरी पे 1.5 ईयर टिकिए। उसके बाद जब आप स्टेबल हो जाए, आपको लगे कि आप अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, सेठ जी के राइट हैंड बन चुके हैं, उस दिन मार्केट में अपना सीवी लगाइए। मार्केट में लगाइए, सेठ जी के पास नहीं। अपने आप को टेस्ट करिए कि आप वाकई में कितने रुपए के हैं, कितने के लायक हैं और डिमांड करिए सीधे मार्केट में 30,000। 30 मार्केट सैलरी 20 है, सेठ जी 5 दे रहे हैं आपको, आप 5 से जीता कितना डिमांड कर रहे हैं? 30, है ना सर? ये क्या फीजेबल है? हाँ, फ्रेशर के लिए फीजेबल है। उसने 5 की सैलरी पे जो काम किया वो 5 के लायक नहीं था, लेकिन कुछ आता नहीं था इसलिए 5 पे काम किया। कब तक? 1.5 ईयर, अप्रॉक्स 18 महीने। और उसके बाद जब उसको लगा कि मैं 20 का हो चुका हूं तो 30 की डिमांड करी। मार्केट में जब 30 की डिमांड करेगा तब बार्गेनिंग होकर के 20-22 पे उसको सैलरी मिलने की उम्मीद होगी। नहीं मिलेगी, सो अगर वो लायक नहीं होगा तो 15-17 की मिलेगी। यही तो टेस्टिंग है कि आपको 12 वहां सैलरी सामने वाला, आपने 30 मांगी, 12 ऑफर कर रहा है, 15 ऑफर कर रहा है, 17 ऑफर कर रहा है, 22 ऑफर कर रहा है, 25 या 30 पे एग्री हो गया होगा कहीं ना कहीं तो आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए वहां पे 15 मिल रहे हैं, आपने सेठ जी को कहिए सर अब मैं लायक हो गया हूँ, मेरी सैलरी मेरे को दूसरी जगह से 15 मिल रही है, आप दे सकते हो तो मैं आपके यहाँ 13 में भी काम करने को राजी हूँ, दूसरी जगह जाऊंगा तो 15 मिल रहे हैं, आप बोलोगे जैसा कर लूंगा। फिर भी आपने यही कंडीशन रखी, आप बोलोगे जैसा कर लूंगा। फिर सेठ जी को आपकी वैल्यू पता पड़ेगी। अगर आप वैल्यूबल होंगे तो सेठ जी आपको पैसा देंगे, नहीं तो किसी और के लिए वैल्यूबल है तो वो पैसा देगा। लेकिन ये यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है पैसा बनाने का। तो पैसा कमा तो लिया, लेकिन कमाने के उस पैसे को स्टेबल रखना, उस पैसे से पैसा बनाना, उसके लिए एक चैप्टर बनाया गया डिविडेंड पॉलिसी कंपनीज के अंदर में, ताकि शेयर होल्डर्स अपने पैसे से पैसा बना पाए और कंपनी डिविडेंड देते वक्त सोच पाए डिविडेंड देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है। यही यही क्वेश्चन है। आइए साहब बात करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर सिलेबस की यूनिट नंबर 4 का एक चैप्टर, यूनिट नंबर 4। जी हाँ, यूनिट नंबर 4 एक ऐसी यूनिट है जैसे कि मैं बोलूँ तो पूरी एफएम में कोई भी चैप्टर आप कभी भी उठा सकते हो। हम नीचे से उठा रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी, एक आसान सा छोटा सा चैप्टर जो कि लगभग 5 से 6 दिन में आसानी से कवर अप हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद मी डिविडेंड पॉलिसी। टेक अ न्यू पेज। डिविडेंड पॉलिसी यूनिट नंबर 4, थर्ड सेमिस्टर।
हाँ जी, गौर फरमाइएगा। यूनिट नंबर 4 थर्ड सेमेस्टर में चैप्टर कितने मार्क्स के लिए लाया करता है? मैं बोलना चाहूंगा चैप्टर लाया करता है बच्चों 22 से 30 मार्क्स के लिए। 22 से 30 मार्क्स इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका फोर्थ यूनिट में प्रैक्टिकल आने का चांसेस पूरे पूरे हैं। फोर्थ यूनिट में अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हमारे पास डिविडेंड पॉलिसी और कैपिटल बस्टिंग दो ही बड़े चैप्टर नजर आ रहे हैं। एक चैप्टर क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग से आएगा, एक क्वेश्चन डिविडेंड पॉलिसी से आएगा। आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं। अगर आप बात करें, लिखना शुरू कर सकते हैं प्लीज हल्का सा। यूनिट नंबर 4 की तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं हमारे सिलेबस में यहां पर सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट है एफएम। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैपिटल बजटिंग, ऑप्शन नंबर 2 डिविडेंड पॉलिसी। यहां से प्रैक्टिकल आएगा 5 स्टार, पक्का पक्का। यहां से प्रैक्टिकल आने के चांसेस 4 स्टार और थ्योरी आने के चांसेस ट्रिपल स्टार। अगर मैं बात करूं कैपिटल बस्टिंग से थ्योरी आ सकती है कि सर एग्जाम में, ना के बराबर चांसेस हैं। तो यूनिट नंबर 4 में अगर हम बात करें तो दोनों ही चैप्टर 22 मार्क्स से 30 मार्क्स के हैं। सर कैसे? एक बड़ा क्वेश्चन 20 मार्क्स का इससे भी आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन 20 मार्क्स का इससे भी आएगा। 20 का तो हो गया, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसमें से एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे कंफर्म आएगा, एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे कंफर्म आएगा, तो 22 मार्क्स का तो हो ही गया पेपर। अब अगर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, 10 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग का और डिविडेंड पॉलिसी का, किसी का भी पूछा जा सकता है। आए भी और ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आ भी गया तो 32 मार्क्स मैक्सिमम, 20 + 2 + 10, है ना। और अगर कम से कम बोले तो 22 मार्क्स, तो 22 मार्क्स का तो चैप्टर है ही डिविडेंड पॉलिसी और कैपिटल बस्टिंग दोनों के दोनों। तो ये मैं हल्का सा यूनिट के बारे में आपको क्लैरिफाई किया हूं, लिख लीजिएगा प्लीज। वापस बैक आ जाते हैं अपने चैप्टर पर, डिविडेंड पॉलिसी सेगमेंट पर, यूनिट नंबर 4 33 22 से 30 मार्क्स। चैप्टर प्रैक्टिकल ज्यादा है, चैप्टर प्रैक्टिकल ज्यादा है 4 स्टार, और थियोरेटिकल बात करें तो आई कैन गिव इट 2 to 3 स्टार मैक्सिमम। आइए बात करते हैं चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी की। एक लिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, वो अपनी शेयर्स पर डिविडेंड बांटना चाहती है। क्वेश्चन मार्क है, डिविडेंड बांटे या ना बांटे, और बांटे तो कितना बांटे। इस पूरे कंसेप्ट को मैं एक आपके घर पर लेके चलता हूं, आपके घर से आपको इजीली समझ में आएगा। हमारे सबकी पॉकेट मनी सेम नहीं होती, जरूरी नहीं है आप सबके घर में पॉकेट मनी मिलती भी हो, सबके घर का अपना अपना सीन है। माइट भी इनके घर पे ऐसा हो सिस्टम कि महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आपको इसी में सबको समेटना है। आपके घर में होंगे महीने के 2,000 मिलेंगे, इसी में सबको समेटना है। आपके घर पे हो 2,000 तो मिलेंगे, खर्चों के लिए अलग से पैसे मिलेंगे, 2,000 तो तुम्हारे पर्सनल है। इनके घर पे कोई पॉकेट नहीं मिलेगी, अपना कमाओ अपना खाओ, कोई एक्स्ट्रा पॉकेट नहीं मिलेगी नहीं। इनके घर पे अपनी एजुकेशन भी खुद ही दो और खुद ही कमाओ खुद ही खाओ, कुछ नहीं मिलेगा। पड़ोस वाले काना राजी घर पे, बेटा सब कुछ तेरा ही है, जब चाहे जितना ले जाना, है ना। ठीक है, तरुण भैया के घर पे पैसे पड़े पूछना भी नहीं पड़ता, और अक्षत भैया के घर पे बोले एक एक पाई पाई का हिसाब दे, जो लेके जा रहा है जितना खर्च किया जो बच गया उसका हिसाब दे, है
है ना, हिसाब देना पड़ता है, पैसे नहीं देने पड़ते, पैसे अपनी जेब में रखता बंदा। वंश विहार घर पे हिसाब भी देना पड़ता है, पैसे भी लौटाने पड़ते हैं। तो जितने घर उतना पॉकेट मनी सिस्टम हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता? तो सबके घर में पॉकेट मनी का सिस्टम अलग अलग है। तो पापा जी ने डिसाइड किया पॉकेट मनी देनी है या नहीं देनी, और देनी है तो कितनी देनी, ये भी डिसाइड होगा। आप सबके घर का सिस्टम अलग अलग है। सेम सिस्टम एक कंपनी में भी होता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे या ना दे ये डिसाइड करेगी, और दे तो कितना दे ये भी डिसाइड करेगी, है ना। इसके लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए, कुछ कंसेप्ट बनाए गए, डिविडेंड देना अच्छा है या बुरा वो बनाया गया। आइए बात करते हैं चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल से। क्वेश्चन मार्क क्या है? डिविडेंड यस या नो, पहला क्वेश्चन मार्क, दे या ना दे। और अगर यस हो गया तो हाउ मच, कितना दे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लिखते जाए प्लीज, और क्लास में नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से लिख लीजिएगा, क्लास रिकॉर्डिंग मोड में है ना, आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी इसकी, है ना। चलने दे। अब सब हुआ क्या, जरा गौर फरमाइएगा। हमारी कॉलोनी में दो तरह की फैमिलीज हैं। हमारी कॉलोनी में दो तरह की फैमिलीज है। एक है साहब गुप्ता जी। गुप्ता जी बोले तो ग्रोथ फर्म, जितना कमाते हैं उसमें थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, 30% खर्च करते हैं, 70% अपने फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं। उस 70% से प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, और पैसे को दिन दुना रात चौगुना बनाते हैं। शो ऑफ की जिंदगी नहीं जीते, कोई फाइनेंस और लोन नहीं लिए रखे, ब्याज देने में इनको बहुत जोर आता है, देते ही नहीं है साहब। जितना है उतना खा लेंगे, है ना, कंफर्ट जिंदगी जिएंगे, किसी की मजाल हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सके। हुआ क्या, गुप्ता जी के बेटे ने केबीसी में 1 लाख रुपए जीते। गुप्ता जी के बेटे ने केबीसी में 1 लाख रुपए जीते। बेटे ने पापा जी को रिपोर्ट करी, पापा जी मैंने केबीसी में 1 लाख रुपए जीते हैं। पापा जी ने कहा बेटा तू क्या करेगा? बोले मैं बैंक में इसकी एफडी करा दूंगा, और एफडी में मुझे इसका अच्छा खासा ब्याज मिल जाएगा। गुप्ता जी थे, ग्रोथ वाले थे, तो जैसे पिताजी वैसा बेटा, बेटा खर्च करने वाला नहीं था। आपको लाख रुपए मिलेंगे, मेरे को नहीं लगता आप 10 मिनट से ज्यादा लगाओगे खर्च करने में। लाख रुपए की लिस्ट तो हमारी माइंड में ही है, कहां कहां खर्च करने हैं। और कोई बड़ी दोहराई नहीं कि लाख की जगह 5 लाख की लिस्ट हो, 4 लाख की लिस्ट हो आपकी, है ना। एक तो मोबाइल आ जाएगा, एक बाइक आ जाएगी, बचा क्या भाई? मोबाइल और बाइक के बाद तो आपके 2.5 लाख तो खर्च हो ही चुके मोबाइल और बाइक में, 2.5-3 लाख तो हो गए, है ना। तो एक सैमसंग या आईफोन का तो फोन सोच रखा है, एक बाइक सोच रखी है 1.5-2 लाख की अपन ने, है ना। हो गया बंटाधार खत्म, है ना। और इसको खर्च करने में हम शाम से ज्यादा तो कितने किसी हाल में लगाए, शाम तक तो और भी ज्यादा कितने खर्च कर देंगे, है ना। तो लाख रुपए मिले, पर इसने लाख रुपए खर्च नहीं करे और अपने पिताजी को कहा कि मैं एफडी करवाऊंगा। पापा ने कहा बेटा एक काम कर, तू मत करा एफडी, ये पैसा मुझे दे दे, मैं इस पैसे को एफडी से ज्यादा रिटर्न्स में कन्वर्ट कर दूंगा, और मैं इस पैसे को खर्च नहीं करूंगा, ये पैसा तेरा ही है, फ्यूचर में तेरे को बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। मैं प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, शेयर मार्केट में लगाऊंगा, पोर्टफोलियो में लगाऊंगा, अलग अलग जगह इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो पैसे बेटे ने कहा मैं सेव करूंगा, पापा ने कहा मैं अच्छी जगह सेव करूंगा, पापा ने रख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और फैमिली हमारी गली में, डूबे जी, डूबे, आमदनी 98, खर्चा रुपया, आमदनी 98, खर्चा रुपया। भाई साहब शो ऑफ की जिंदगी जीते हैं। मार्केट में जो भी नया प्रोडक्ट आता है वो इनके पास होना चाहिए। मार्केट में जो भी नया प्रोडक्ट आता है वो होना चाहिए। बोले आईफोन नया मॉडल आया, कोई डिफरेंस नहीं है, पर इनके पास होना चाहिए। बोलो कैसे बोल दें 14, 15 होना चाहिए, 15 कैसे बोल दें 16 होना चाहिए, 23 अल्ट्रा क्यों 24 होना चाहिए, 25 वाला 25 अल्ट्रा भी होना चाहिए। नए से नए फोन, नए से नए गैजेट्स इनके पास होने चाहिए। तो सब पैसा कहां से आएगा? इसकी टोपी उसके सर करता है, इनसे उधार लिए, जब ये मांगने लगे तो इनसे लेके इनको दे दिया और खुद का खर्चा भी चला लिया, फिर एक बैंक से लोन लेके इन दोनों को चुका दिया, फिर अपना खर्चा चला लिया। इसकी टोपी उसके सर, शो ऑफ की जिंदगी जीते हैं। अपना मकान बिक चुका है, किराए के मकान में पता नहीं कब मकान मालिक खाली करा ले, हालत खराब है। लेकिन साहब शो ऑफ पूरा होना चाहिए। इनके बेटे ने भी केबीसी से 1 लाख रुपए जीते।
बेटा पापा के पास गया, बोले पापा क्या करोगे? बोले शाम को क्लब में जाऊंगा, डबल बना के लाऊंगा। शाम को क्लब में जाऊंगा और डबल बना के लाऊंगा। बोले आज तक लाए हो क्या आप? हमेशा बोलते हो आज तक लाए हो क्या? जाते हो और उड़ा के और आ जाते हो, बल्कि अपनी जेब का खा पी करके और आ जाते हो। 5-7 हजार का टेबल का बिल और हो जाता है आपका। बोले एक काम करो पापा, आप उड़ाओगे उससे बढ़िया मैं ही उड़ाया, तो शाम को मैं ही जा रहा हूँ क्लब में। तो जैसा बाप वैसा बेटा, और कम फैमिली पूरी डूबे जी। लाख रुपए का दोनों ने अपने अपने तरीके से प्लान सोचा और कमाने की सोची। एक थे गुप्ता जी और एक थे डूबे जी। गुप्ता जी बोले तो ग्रोथ फर्म, ग्रोथ फर्म आमदनी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करना जानता है। और डूबे जी बोले तो डिक्लाइन फर्म, डूबती जा रही है, डूबती जा रही है और डूबती जा रही है ना। लिखते जाए प्लीज, साथ साथ सब काम आएगा ये, है ना। याद रहेंगे गुप्ता जी और डूबे जी। और इसी के साथ मैं सॉरी अब बोर्ड पे लेकर के आ रहा हूं आपके लिए 3 तरह की फर्म्स। चैप्टर का बेस तैयार कर रहे हैं। मान के चलता हूं कि आपने आज तक जो पढ़ा है कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल जीरो से पढ़ा के चल रहे हैं। जिसने कुछ नहीं पढ़ा 5th क्लास का बच्चा भी इसको आसानी से समझ लेगा। आइए, मार्केट में 3 तरह की फर्म्स। एक ग्रोथ फर्म जो पैसे को दिन दोना रात चौगुना बढ़ाती है। एक डिक्लाइन फर्म जो रोज बर्बादी के तौर पे जाती रह रही है, जाती रह रही है और जाती रह रही है। और बीच में आ गई हमारी नॉर्मल फर्म। इस नॉर्मल को कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट बोले तो जो एक जगह टिकी रहती, स्टेबल है। बच्चों, फर्म के एनालिसिस के लिए हमने एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी बनाई, आर। आर बोले तो रेट ऑफ रिटर्न, कमाने की दर। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए बोल सकता हूं इनकम। के ई, के कैपिटल है, ई स्मॉल है और थोड़ा नीचे किया हुआ है, के ई। के ई बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, समता पूंजी की लागत। समझाएंगे डिटेल में लेटर ऑन। अभी आप अपने समझने के लिए कह सकते हो ये हमारी कॉस्ट है। बताइए इनकम ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए? इनकम ज्यादा होनी चाहिए। अब एक काम करो, इसको इनकम की जगह रेवेन्यू लिख लो, बड़ा मजा आएगा, बहुत शानदार लगेगा रेवेन्यू। सर इनकम और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू जो टोटल पैसा आया, कॉस्ट जो पैसा गया, इनकम जो बच गया। 100 रुपए आए, 70 रुपए खर्च हो गए, 30 रुपए बच गए, उसे इनकम कहेंगे। तो रेवेन्यू और कॉस्ट से कंपैरिजन करेंगे। आर बोले तो रेवेन्यू। ग्रोथ फर्म में आर ज्यादा होता है और के ई कम होता है हमेशा। भाई इनकम ज्यादा होगी, खर्चे कम होंगे। डिक्लाइन फर्म में आर कम होगा और के ई ज्यादा होगा हमेशा, कॉस्ट ज्यादा होगी। और कांस्टेंट फर्म में आर और के ई दोनों हमेशा बरोबर होता है। लिख लीजिए प्लीज। एक ग्रोथ फर्म थी जिसमें मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए। कितने बच्चों? 100 रुपीज इन्वेस्ट किए। ध्यान सुना। साल भर बाद इन्होंने मुझे कहा कि 5 रुपए का डिविडेंड ले लो, 5 रुपए का डिविडेंड ले लो। मैं चाहूं तो डिविडेंड ले सकता हूं और चाहूं तो डिविडेंड छोड़ सकता हूं। मैंने इनका कहा अगर 5 रुपए ले लेता हूं तो क्या होगा, नहीं लेता हूं तो क्या होगा। एक बार बीच में ब्रेक लगा कर थोड़ा सा एग्जांपल में चेंज कर देते हैं। आपका बर्थडे था, बर्थडे पर आपने मम्मा से 1000 रुपीज की डिमांड करी, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी, कैफे जाना है। 1000 रुपए एक नॉर्मल अमाउंट है, खर्च हो ही जाता है ना। बर्थडे पार्टी में 1000 रुपए कब खर्च हो जाते पता भी नहीं चलेंगे, है ना। 1000 रुपए की डिमांड करी, मम्मा हमें टाल रही है, टाल रही है, टाल रही है, टाल रही है। जब बर्थडे पास आ गया, जिद बढ़ गई, तो मम्मा ने एक 50,000 रुपए की गोल्ड चेन हमारे गले में डाल दी। बोले जा ऐश कर। उनका मैंने 1000 मांगे थे, आपने 50,000 खर्च कर दिए, मुझे नहीं चाहिए गोल्ड चेन। मम्मा बोलती है यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। 1000 की जगह 50,000, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया मम्मा ने, लेकिन कहां पे किया है? दोस्तों की पार्टी पर या गोल्ड की चेन पर? गोल्ड की चेन। बात नहीं बनी, मैं पापा के पास चला गया। मैंने पापा जी 1000 रुपीज चाहिए, फ्रेंड के साथ पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी रहेगी।
पापा ने 50,000 की एक FD थमा दी मेरे हाथ में, बोले ये पकड़। मतलब मैं क्या करूंगा इस कागज के टुकड़े का? बोले लाख रुपए जिस दिन तू व्यापार करेगा उस दिन तेरे को 3 लाख रुपए में रिटर्न होकर के मिलेंगे बिजनेस के टाइम पर, और उस दिन तेरे को फंड्स की जरूरत होगी, उस दिन ये तेरे नालायक दोस्त बहुत पीछे होंगे और ये मेरे कागज के टुकड़े और एक गोल्ड की चेन तेरे काम आएगी। एक मम्मा पापा कैसी फर्म है? ग्रोथ फर्म है, डिक्लाइन फर्म? ग्रोथ फर्म। अगर वो डिक्लाइन फर्म होते तो कहते दोस्तों के 1,000 क्या 3,000 की पार्टी कर ले, पैसे पकड़, मार्केट में नीचे नहीं झुकना है अपने को किसी से, हल्के तो नहीं है पर कोई। तो मार्केट में शो ऑफ करना है तो फिर वो पार्टी अच्छी करवा देते, दे देते पैसे। बोले दोस्तों के लिए कोई पार्टी नहीं, जिस दिन बिजनेस करेगा ये दोस्त नहीं आएंगे, ये तेरी खुद की कैपिटल ही काम आएगी। तो उन्होंने मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लान बना दी। कैसी फर्म थे? ग्रोथ फर्म। आइए ग्रोथ फर्म के बारे में बता दूं थोड़ी सी कहानी। मेरे को इन्होंने ऑफर किया 100 रुपए की कैपिटल पे 5 रुपए का डिविडेंड ले जाओ, 100 तो तुम्हारे सेफ है, 5 रुपए तो तुम कमाई ले जाओ। मैंने कहा ले लेता हूं, लेकिन हाथों हाथ इन्होंने कहा सर एक ऑफर है। ऑफर ऑफर ऑफर? मैंने क्या है? बोले 5 रुपए आप वापस हमारे यही इन्वेस्ट कर दो, हम आपके 105 को 6 महीने बाद 180 का बना देंगे। पहला ऑप्शन 5 रुपए ले जाओ, 100 के 100 ही रहेंगे। दूसरा ऑप्शन 5 छोड़ दो, 105 को हम 6 महीने बाद 180 का बना देंगे। शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना? सर ऐसा कैसे होगा? बता दो कैसे होगा। 5 रुपए आपने छोड़े, 5 आपने छोड़े, 5 आपने छोड़े, 5 आपने छोड़े, 5 आपने छोड़े, बहुत सारी कैपिटल इकट्ठी हो गई। इससे मैं एक नई फैक्ट्री डालूंगा, नया प्रोडक्ट डालूंगा, नई प्लानिंग में पैसा डालूंगा, उससे हम कमाएंगे और कमाने से आपकी शेयर की वेल्थ बढ़ जाएगी। तो आप 5 रुपए रेवेन्यू इनकम लेना चाहोगे या 180 की कैपिटल इनकम? 5 रुपए की रेवेन्यू इनकम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 5 रुपए आए, खाए पिए, खत्म। और 180 आएंगे तो एक कैपिटल स्ट्रेंथ साथ में आएगी और उसका इन्वेस्टमेंट कहीं अच्छी जगह पर हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी ओर डिक्लाइन फर्म, इसमें भी मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, इन्होंने भी साल के एंड में मुझे 5 रुपए के डिविडेंड का ऑफर दिया, लेकिन साथ में एक और ऑफर दिया। बोले 5 रुपए, अभी कंपनी की हालत खराब है, 5 रुपए कंपनी को दे दो। मतलब ये 5 रुपए कंपनी को दे दो, कंपनी की हालत खराब है। मन का दे दिया तो बोले हम तुम्हारे 105 को 6 महीने बाद 80 का बढ़ा देंगे, 6 महीने बाद 80 का लौटा देंगे। मैंने कहा हो ये क्या हो रहा है? 180 और 80 विच वन इज बेटर? ग्रोथ फर्म इज बेटर। तो मैं यहां अपने 5 रुपए का डिविडेंड छोड़ना चाहूंगा और अपनी शेयर की वेल्थ बढ़ाना चाहूंगा, रादर देन वहां पे मैं पता क्या करूंगा, भाई 5 दे और ये 100 बढ़े, ये भी दे अभी के भी, तेरे साथ रहना ही। जितना जल्दी ऐसे लोगों का साथ छोड़ दोगे उतनी जल्दी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। दे आर कंप्लीटली वेस्ट। चाहे इनका समय लगा रहे हो, चाहे कैपिटल लगा रहे हो, चाहे दिमाग लगा रहे हो, 100% वेस्ट है ऐसे लोगों के साथ। तो काम क्या आएगा? आपकी कैपिटल काम आएगी। ये दोस्त केवल टेम्परेरी साथी है सपोर्ट के लिए, टेम्परेरी साथी तो है, टेम्परेरी साथी तो है, बट आप तो इसके साथ ऐसे दिल लगी करके बैठो, अब मूड ऑफ हो जाता है इनके कारण हमारा और हम स्टेटस लगा देते हैं। ये दिल लगी भूल जानी पड़ेगी आपको, है ना? तो क्या ये कहानी समझ में आ रही है क्या? अब छोटा सा यहां से कंक्लूजन निकलता है, अगर आप एक ग्रोथ फर्म है तो डिविडेंड बांटना अच्छा नहीं है। डिविडेंड बांटना अच्छा नहीं, ग्रोथ फर्म है तो डिविडेंड बांटना अच्छा नहीं है। उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट करिए, अपने शेयर की वेल्थ बढ़ाइए, शेयर की कैपिटल बढ़ाइए, प्राइस बढ़ाइए। अगर आप डिक्लाइन फर्म है तो डिविडेंड जितना बांट सकते हो उतना बांट लो, जितना ले सकते हो उतना ले लीजिए, जितना बढ़ सकता है उतना बांट दीजिए। डिक्लाइन में बांट सको जितना बांट लो, ग्रोथ में रख सकते हो जितना रख लो। क्या मेरी कहानी समझ में आ रही है क्या? हो सकता है आपकी ओपिनियन अलग हो, पहले आप सोचते हो यार ग्रोथ फर्म तो डिविडेंड बांटती होगी, डिक्लाइन कहां से बांटेगी। सीन उल्टा है, ग्रोथ फर्म डिविडेंड बांटती नहीं, रख लेती। आपके मम्मा पापा ग्रोथ फर्म ही थे तभी तो आपको पैसे नहीं देते, कि जानते हैं आपको दिया गया पैसा आप कहां लगाओगे, कंप्लीटली डेप्रिशिएबल असेट्स में। अगर पापा जी ने आज लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दिए तो क्या खरीदोगे? डेप्रिशिएबल असेट्स, जिन पर डेप्रिशिएशन लगता है। लेकिन आपके मम्मा पापा उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करते हैं? एप्रिशिएबल असेट्स में, जहां पर दिन दूना रात चौगुना पैसा बढ़ता है। क्या बेस क्लियर है चैप्टर का पूरा? फाइन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं ना। ये लिख लीजिएगा प्लीज, बाद में जब वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको करना क्या? अच्छा, चैप्टर में और एंट्री से पहले एक और चीज सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज सभी लोग प्लीज। एक कंपनी है मेरी फेवरेट, MRF लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, टायर्स में मेनली डील करती है।
इस कंपनी की शेयर की प्राइस अगर मैं आज की डेट में गूगल करता हूं, चेक इट आउट प्लीज, कंपनी की शेयर की प्राइस गूगल करिए अभी के अभी, कुछ नहीं लिखना है, एमआरएफ शेयर प्राइस, जैन साहब गूगल एमआरएफ शेयर प्राइस, 1,32,700 बोल दू, 1,32,700 बोल दूं क्या? चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। ये शेयर की मार्केट प्राइस है, द फेस वैल्यू इज 10 रुपीज ओनली। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। मार्केट में सबसे महंगा शेयर बिक रहा है ये 1,32,700 रुपए का। अभी कुछ दिन पहले एक शेयर ने इसको भी क्रॉस किया था, है ना। बाकी और आज तक कोई शेयर इतना महंगा नहीं गया जितना शेयर ये सबसे महंगा शेयर चलता है। ठीक है, 1,32,700 मेरे को एक शेयर खरीदना है, मैंने आज की डेट में 1,32,700 खर्च कर दिए, है ना। साल का एंड आया, डेट आ गई 31 मार्च, कंपनी ने अनाउंस किया आपको 10% डिविडेंड मिलेगा। मैंने कहा मैंने 1,32,700 लगाए थे, तो 13,270 13,270 डिविडेंड मिलना चाहिए साल के एंड में। साल का, पूरे साल का 10%, पूरे साल रखा मैंने इसको, है ना। 13,270 मिलने चाहिए, मैंने ऐसा सोचा, है ना। लेकिन वास्तविकता पता है क्या हुई? कंपनी डिविडेंड मार्केट प्राइस पे नहीं देती, फेस वैल्यू पे देती है। फेस वैल्यू ₹10, 10 का 10%, मेरे यहां डिविडेंड आएगा ₹1। क्या कुछ समझ में आ रहा है? हल्का सा डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू पे। तो 1,32,700 लगा करके मैं एक साल में ₹1 कमाना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट काय के लिए करते हैं? डिविडेंड कमाने के लिए नहीं, बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते। डिविडेंड का ₹1 कमाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं शेयर मार्केट में काय के लिए इन्वेस्ट करता हूं? ये 1,32,700 कल अगर शेयर मार्केट अच्छा हुआ तो 1,40 में बदल जाएंगे, और मार्केट खराब हुआ तो 1,30 में बदल जाएंगे। या तो होगा एक रात में प्रॉफिट या एक रात में नुकसान। मैं खेलना चाहता हूं जुआ या सट्टा। मेरा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट शेयर्स की मार्केट प्राइस में है, रादर देन मिलने वाले डिविडेंड में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या मैं उस ₹100 से ₹5 में इंटरेस्ट रखूं या 180 में इंटरेस्ट रखूं? मार्केट प्राइस में इंटरेस्ट रखूंगा या उससे मिलने वाले डिविडेंड में इंटरेस्ट रखूं? डिविडेंड तो कुछ होता ही नहीं, इतना सा होता है, क्या करूंगा उसका? उससे तो मेरे घर का पानी का बिल चुकेगा। ठीक है, चुक जाएगा, कोई बात नहीं, जो चुके जो चुके। लेकिन इंटरेस्ट हम इतना सा कमाने के लिए मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट मार्केट प्राइस देखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो आ गया मैं अपना इंटरेस्ट इस ₹5 में ना रख के मैं अपना इंटरेस्ट 180 में दिमाग लगाऊंगा। और कंपनी अगर डिक्लाइन हुई तो भाई 5 भी दे और 100 भी दे, अभी के अभी रास्ता निकाल। यही तो होगा। क्या मेरी बातें आपके माइंड में थोड़ी बहुत सेट बैठ रही है? चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में कैलकुलेट क्या करना है आपको? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यही निकालनी है मेरे को कि आज मेरा शेयर ₹100 वाला है, 6 महीने बाद 80 का होगा, 180 का होगा, 80 और 180। 80 तो किक आउट, लात मार के बाहर, और 180 तो हग मी, तो अपने पास गले से लगा के रख लेंगे। बात समझ में आ रही है? आ जाओ। तो फाइंड आउट क्या करना है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, शेयर की मार्केट प्राइस निकालनी है इस चैप्टर में आपको। तो चैप्टर का बेस पूरा क्लियर करा, टारगेट पूरा क्लियर करा, मार्केट प्राइस निकालनी है। मार्केट प्राइस इसलिए निकालनी है उस शेयर में मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। अगर वो शेयर 100 वाला 180 का बन जाएगा तो मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा, और 100 वाला 80 का बन जाएगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना ये आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। ग्रोथ फंड के साथ रहेंगे, डिक्लाइन फंड के साथ नहीं रहना। तो गर्लफ्रेंड में बनाओ या बॉयफ्रेंड बनाओ तो ऐसा बनाओ जो आपकी तरक्की कराए। आपकी तरक्की कराए तो आपकी दिमाग बढ़े, करियर बढ़े, एजुकेशन बढ़े, पॉकेट में पैसा बढ़े, और साथ खड़े रहने में प्राउड भी फील हो। मैं सर क्या सिखा रहे हो, है ना, आपको सदमार्ग दिखा रहा हूं। चलिए, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालने के मेथड्स बच्चों हमारे पास क्या है? आइए बात कर लेते हैं कुछ मेथड्स की। मेथड नंबर 1, वॉल्टर मेथड। मेथड नंबर 2,
मैं हिंदी मीडियम वालों को सपोर्ट करूंगा। ये लीजिए वॉल्टर लिखा, गॉर्डन मेथड, ये लीजिए मैंने लिख दिया गार्डन, बोलते गॉर्डन है। और तीसरा और आखिरी, मोदी गिलियानी मिलर मेथड। दो अलग अलग बंदे हैं, मोदी गिलानी और मिलर, सारी दुनिया इन्हें एमएम के नाम से जानती है। तीन मेथड्स हैं। मेथड का नाम क्वेश्चन में साफ साफ दिया जाएगा। आइए हल्का सा वॉल्टर मेथड के बारे में लिख लेते हैं। वॉल्टर मेथड फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, बस याद करवा दूंगा, टेंशन ना लें। मुझे निकालनी है पी 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 शेयर की प्राइस। फॉर्मूला है डी अपॉन के प्लस आर ब्रैकेट में ई माइनस डी होल अपॉन के और कंप्लीट होल अपॉन के। सुनिएगा, फॉर्मूले में 3 बार डिवाइड बाय, चेक इट आउट। नीचे वाला डिवाइड बाय बड़ा है, ऊपर वाला डिवाइड छोटा रहेगा, ध्यान रखना। तीनों बार डिनोमिनेटर में के ही है, चेक करो है क्या। अरे गांधी जी के कितने बंदर? 3, वॉल्टर, गॉर्डन और मोदी गिलानी। पहला बंदर कौन से कलर का है? रेड कलर का, दिख रहा है क्या? रेड आरईडी। याद कराने के छोटे मोटे तरीके है ना। प्लीज जब फॉर्मूला लिखें तो 2 लाइन में नहीं, 3-4 लाइन में कवर अप करें और खुला खुला लिखिएगा इस फॉर्मूला को। फॉर्मूला में मुझे कोई अप एंड डाउन नहीं चाहिए। पी बोले तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, पी बोले तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, और यही फाइंड आउट करनी है अपने को। डी बोले तो डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। यही बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। आर बोले तो रेट ऑफ रिटर्न, इसको नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं ऊपर वाले को। एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट और डिस्काउंट रेट। ई बोले तो अर्निंग पर शेयर। कई बार एग्जाम्स में पेपर देकर आने के बाद कहते हैं हमारे मार्क्स पूरे नहीं, हमने प्रॉपर फॉर्मूला लिखा, सब कुछ लिखा था। आप ये एब्रीवेशंस लिखते ही नहीं हो एग्जाम में। कंपलसरी एग्जाम में फॉर्मूला लिखने के बाद एब्रीवेशंस लिखना। हाँ, एग्जाम में फॉर्मूला लिखने के बाद एब्रीवेशंस लिखना कंपलसरी है। आप एग्जाम में एब्रीवेशंस नहीं लिख रहे हैं तो आपका मार्क्स कट जाते हैं। चलिए, इसके ऊपर डिटेल प्रैक्टिस होगी। पहले फॉर्मूला याद होना जरूरी है, डी अपॉन के ई प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के ई अपॉन के ई। डिनोमिनेटर 3 बार, तीनों में डिनोमिनेटर में कौन है? के ई। क्वेश्चन में के ई आर ई डी सब दिया होगा, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। साफ साफ लिखा होगा, वो आइडेंटिफाई मैं करवाऊंगा। शुरुआत हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 बुक्स से। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बुक्स से। बुक कौन सी चाहिए?
सेमिस्टर 3 FM गरिमा पब्लिकेशन। अगर आप एमकॉम स्टूडेंट या एमबीए स्टूडेंट तो FM गरिमा पब्लिकेशन कोई सी बुक ले सकते हैं। ये बुक कोशिश करिएगा नई लें, 2025 एडिशन की लें, पुराने एडिशन में कई चैप्टर गायब है ना। तो प्लीज आपको यही बुक लेनी है और कुछ नहीं, है ना। ठीक है, आज इतना ही रोकेंगे, कल इसके आगे कल प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए, कल इसकी प्रैक्टिस रखेंगे डिटेल में। बुक की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं हो तो क्लास में क्लासमेट से काम ले लेंगे। इनफ।